Hey guys, this is Gautam and you are watching Computra Learn with Technology. So in this video, we will learn about generations of computer. Now, let's get started. सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। 1940 से लेके 56 के बीच में जितने भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैटेगरी में रखे गए हैं। इसमें स्विचिंग डिवाइस है वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया है एज एन स्विचिंग डिवाइस। इसमें मतलब ऑन ऑफ करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। और स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया है एज एन स्टोरेज डिवाइस। और इसकी स्पीड जो है वो है 333 मिली सेकेंड, मतलब इस स्पीड से ये वर्क करते थे। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये वर्क करते थे वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिस लैंग्वेज पर ये बेस्ड हैं वो है मशीन लैंग्वेज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो नॉन पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। फास्ट कंप्यूटिंग है, मतलब कोई भी कैलकुलेशन उस समय की होती थी उसको जल्दी से जल्दी ये कंप्यूट कर देते थे। और जनरेट हीट, मतलब उस टाइम ये काफ़ी बड़े हुआ करते थे कंप्यूटर्स जितने भी फर्स्ट जनरेशन के हैं, मतलब एक कमरे की साइज़ के भी हुआ करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये हीट को भी जनरेट करते थे। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये भाई साइंटिफिक पर्पस में यूज़ किए जाते थे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। सबसे पहले है ENIAC, फिर दूसरा है UNIBAC और तीसरा है EDBAC, और कई होते हैं इसमें, कई सारे हैं। और अगर आपको इनको डिटेल से देखना है तो मेरा पहला वीडियो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप डिटेल से वहाँ पर सारे कंप्यूटर्स को पढ़ सकते हैं। तो आपको इमेज में दिख रहे होंगे सारे कंप्यूटर्स काफ़ी लार्ज साइज के हुआ करते थे, मतलब एक कमरे की साइज के ये कंप्यूटर्स हुआ करते थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। अब बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। 1956 से 63 के बीच में जितने भी कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है वो सारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में रखे गए हैं। स्विचिंग डिवाइस की अगर इसमें बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है एज एन स्विचिंग डिवाइस, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है यहाँ पर। और स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को एज एन स्टोरेज डिवाइस इस जनरेशन में यूज़ किया गया था। और जो इस जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड है वो है 10 माइक्रोसेकेंड, मतलब 10 माइक्रोसेकेंड की स्पीड से इस जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो वर्क करते थे। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये वर्क करते थे वो है टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग OS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और भाई जिस लैंग्वेज पर ये बेस्ड हैं वो है असेंबली लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब HHL जो यहाँ पर लिखा है वो डिनोट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये तब तक पोर्टेबल हो गए थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता था। और जो फर्स्ट जनरेशन से ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे क्योंकि वो पोर्टेबल भी नहीं थे, और एक जगह से दूसरी जगह जब नहीं जा सकते थे तो काफ़ी लार्ज होंगे, बड़े होंगे, इस वजह से वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। और इस जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था, ये थोड़ा पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे और थोड़ा हीट भी उसकी तुलना में कम हीट प्रोड्यूस करते थे और थोड़ा साइज भी उनसे कम हुआ करता था। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे। अब कुछ एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है NCR 304, जो आपको पहली पिक्चर दिख रही है वो NCR 304 है। दूसरी पिक्चर जो आपको दिख रही है वो है IBM 1401, और तीसरी पिक्चर जो है वो है IBM 1000, मतलब 1000 की। तो ये तीनों पिक्चर आपको बता रही हैं कि भाई ये पोर्टेबल हो चुके थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते थे और कम हीट प्रोड्यूस करते थे, और इनका साइज भी काफ़ी स्मॉल हुआ करता था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। 1964 से 71 के बीच में जितने भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं वो सारे के सारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। और जो स्विचिंग डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑन ऑफ करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है।
और स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो मैग्नेटिक कोर को एज एन मेन स्टोरेज इसमें यूज़ किया गया है। और जो स्पीड है वो है 100 नैनोसेकेंड। रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये वर्क करता है। और इसमें जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं वो हैं कोबल, फोर्ट्रन, मतलब सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ किया गया है। कई सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये बहुत फास्ट है और जो पावर होता है उसको भी कम कंज्यूम करता है और रिलायबल भी है। और एप्लीकेशन में बात करें तो भाई ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसमें यूज़र डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मेंशन कर सकता है, वही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसे शॉर्ट में हम DBMS भी बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थर्ड जनरेशन को। सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें है PDP-8 और दूसरा है PDP-11 और तीसरा है IBM 360 और कई सारे होते हैं, पर बेसिक जो 3 है मैंने आपको दिखा दिए हैं और उनकी इमेजेस भी उनके नीचे आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1971 से प्रेजेंट तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं वो सारे के सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। और जो स्विचिंग डिवाइस है इसका वो है VLSI, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक ये है और एक माइक्रो प्रोसेसर भी इसका स्विचिंग डिवाइस है। और बात करें स्टोरेज डिवाइस की तो सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर, ये दोनों के दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। और 10 पिको सेकेंड स्पीड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की है। टाइम सीरिंग नेटवर्क और GUI इंटरफेस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। और जिन लैंग्वेजों पर ये बेस्ड है वो है पास्कल, ADA, कोबल 74 और फोर्ट्रन 4th। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये सबसे सस्ता होता है, मतलब चीपेस्ट है। और बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग है, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होता है और काफ़ी अच्छा रिसोर्स शेयरिंग भी है इसका। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर, मतलब कई सारे कंप्यूटर्स हैं और साथ में वर्क करने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसका ये एप्लीकेशन है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। सबसे पहला है IBM 4341 जो कि पहली इमेज जिसकी है, DEC-10 दूसरी इमेज इसकी है और एप्पल सेकेंड की तीसरी इमेज है। ये तीनों एग्जाम्पल हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के और कई सारे हैं। और अब समझते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को। सो द लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। प्रेजेंट से लेके आगे तक अब जितने भी कंप्यूटर बनेंगे या हैं वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं। स्विचिंग डिवाइस की अगर बात करें तो SLSI चिप्स, मतलब कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इसमें यूज़ है। और बायो चिप्स को एज एन स्विचिंग डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है। और नेचुरल लैंग्वेज मतलब है कि ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब दोनों सेम है। नेचुरल लैंग्वेज को ही हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश, रशियन, जर्मन और जापानीज़, ये सारी की सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज आप जानते होंगे, सारी की सारी जो हम कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ करते हैं जिस लैंग्वेज से, वो सारी की सारी होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई सारी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये ईजिली सॉल्व कर देता है। और एबल टू यूज़ मोर देन 1 CPU, और एक से ज़्यादा CPU को ये एबल होता है, मतलब ये एक साथ उनको यूज़ कर सकता है। और तो और जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कहें हम रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक तरीके से जो कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक इंसान की तरह सोच सकते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या फिर उसे रोबोटिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रोबोट। अगर नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो रोबोट होता है जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता है और उससे बोल भी सकता है। तो ये रोबोटिक्स या रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है।